नमस्ते दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कुमार। आप देख रहे हैं डिजिटल मार्केट। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं कि ये वीडियो एक एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। अगर आप कोई भी फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट करते हो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर लें या फिर अपनी सोच समझ के साथ ही इन्वेस्टमेंट करें। अगर आपको स्टॉक मार्केट में कोई भी फाइनेंशियल लॉस होता है तो उसके लिए ये वीडियो रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगी। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। आज हम बात करने वाले हैं यूरोटेक्स इंडस्ट्रीज एंड एक्सपर्ट लिमिटेड स्टॉक के बारे में, मतलब यूरोटेक्स इंडिया के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। स्टॉक में अगर परफॉर्मेंस की बात करें, देखो फंडामेंटल काफी जबरदस्त है, क्वार्टरली रिजल्ट भी काफी जबरदस्त है। और अगर इसके अंदर प्राइस वैल्यूएशन देखा जाए तो प्राइस वैल्यूएशन बिल्कुल ना के बराबर है। अगर इस स्टॉक की मार्केट कैपिटल की बात करें तो 12 करोड़ के आसपास इसकी मार्केट कैपिटल है। ठीक है, काफी अच्छा स्टॉक है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाई जो स्टॉक के अंदर परफॉर्मेंस होनी चाहिए वो स्टॉक के अंदर परफॉर्मेंस है नहीं। ऐसा लगता है जैसे स्टॉक एक रेंज के बीच में फंस गया है, ना ही ऊपर जा पा रहा है ना ही नीचे, बल्कि गिरावट यहाँ पे ज्यादा हो रही है। ठीक है, ऐसा मार्केट में क्या खलबली मच रही है कि काफी 1-2 महीने से स्टॉक जो है एक रेंज के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। अगर पिछले ईयर की परफॉर्मेंस की बात करें तो 10 रुपए से ये स्टॉक चल के कम से कम 22 रुपए के आसपास गया था, लेकिन इस बार तो परफॉर्मेंस के हालात ही नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, तो देखो इसके पीछे ना दो सबसे बड़े फैक्टर हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हो और वीडियो पे बिल्कुल नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ में बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि जो भी इंफॉर्मेटिव वीडियो हम डीपली एनालिसिस करके आपके लिए बना के लेके आते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके, ताकि आप स्टॉक मार्केट के हर पहलू से अपग्रेड रह सके, अपने आप को अपडेट रख सके। ठीक है, तो बात कर रहे हैं दो मेजर फैक्टर की। जो सबसे पहला मेजर फैक्टर है वो इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना खुद का फैक्टर है, और दूसरा जो फैक्टर है वो इंटरनेशनल मार्केट को लेके, खासतौर पे यूरोप के मार्केट को लेके। और यूरोप में बात करें तो एनवाईएससी को लेके, न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज को लेके है। ठीक है, क्योंकि दुनिया की जो सबसे बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनी है, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल और भी कंपनियां, वो सारी एनवाईएससी से ही ऑपरेट होती हैं। ठीक है, तो वहां का अगर 100 पॉइंट भी गिर जाता है तो वो काफी ज्यादा होता है पूरे इंडियन स्टॉक मार्केट को हिलाने के लिए और पूरा एशियन मार्केट को हिलाने के लिए। ठीक है, और जो पहला फैक्टर है वो है लिक्विडिटी को लेके, जो कि इंडियन स्टॉक मार्केट का अपना खुद का फैक्टर है। ठीक है, अब देखो क्या होता है कि जो पहले फैक्टर उस पर बात करते हैं, वो फैक्टर है लिक्विडिटी का। देखो लिक्विडिटी को हम महंगाई दर भी बोल सकते हैं, वॉलेटिलिटी वगैरह भी बोल सकते हैं। महंगाई दर क्या होता है कि जो लीप ईयर होता है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में देखो सबसे खास माना जाता है, क्योंकि लीप ईयर के अंदर महंगाई दर को नियंत्रित किया जाता है। और जो महंगाई दर होती है वो उसका जो प्रिंसिपल है वो स्टॉक मार्केट पे एप्लीकेबल नहीं होता, वो नॉर्मल बाजार पे भी एप्लीकेबल होता है, जहां पे हम सब्जियां खरीदते हैं, अनाज खरीदते हैं, दूध वगैरह खरीदते हैं। ठीक है, तो वो वहां पे भी अप्लाई होता है। ठीक है, और हर साल लीप ईयर के अंदर महंगाई दर को कंट्रोल करना काफी जरूरी होता है। अगर इसको कंट्रोल नहीं करेंगे तो आम आदमी का जीना तो वैसे ही मुश्किल हो जाएगा, मार्केट में महंगाई बढ़ जाएगी। ठीक है, अब इसका सिलसिला कैसे शुरू होता है वो मैं बताता हूँ। क्या होता है कि स्टॉक लगातार 2 या 3 साल से जबरदस्त परफॉर्मेंस के साथ चलते हैं, कोई दुगनी रफ्तार से चलता है, कोई 3 गुना परफॉर्मेंस देता है, कोई 4 गुना परफॉर्मेंस देता है, और वो स्टॉक लीप ईयर तक आते आते एक जबरदस्त मार्केट में वोलेटिलिटी पैदा कर देते हैं, लिक्विडिटी पैदा कर देते हैं, एक महंगाई को जन्म दे देते हैं। और उस महंगाई दर को कम से कम उसी लीप ईयर के अंदर, उसे लीप ईयर में नियंत्रित किया जाता है। ठीक है, अब बात आती है कि भाई महंगाई दर के अंदर देखो, जो पुराने इन्वेस्टर्स हैं जो कम से कम 8-10 साल से इन्वेस्टमेंट करते आ रहे हैं, उनको पता होता है कि भाई लीप ईयर कितना खास होता है इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए। क्योंकि लीप ईयर में सबसे ज्यादा गिरावट होती है, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है। जो नए इन्वेस्टर्स होते हैं उनको इस बात का पता नहीं होता। ठीक है, और जब लिक्विडिटी को कंट्रोल किया जाता है तो जिस स्टॉक में जितनी ज्यादा लिक्विडिटी रहेगी वो स्टॉक उतनी बुरी तरह से गिरेगा, जिस स्टॉक में लिक्विडिटी कम है वो स्टॉक पॉजिटिव मोमेंटम के साथ चलेगा, और जिस स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी बिल्कुल भी नहीं है वो स्टॉक रॉकेट बन के आगे निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट के बेस पे। देखो कभी भी कोई भी स्टॉक क्वार्टरली रिजल्ट या फंडामेंटल के बेस पे नहीं चलता। ज्यादातर लोगों को ये वहम रहता है कि फंडामेंटल क्वार्टर रिजल्ट के बेस पे स्टॉक चलेगा। नहीं, फंडामेंटल और क्वार्टरली रिजल्ट तो सिर्फ कंपनी को चलाते हैं, स्टॉक को नहीं चला सकते, क्योंकि स्टॉक को चलाने के लिए जिस फ्यूल की जरूरत होती है वो लिक्विडिटी होती है। ठीक है, अगर स्टॉक के अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है तो वो स्टॉक इतनी बुरी तरह से गिरेगा, इतनी बुरी तरह से गिरेगा, चाहे उसके फंडामेंटल कितने जबरदस्त क्यों ना हो। चाहे उस स्टॉक के अंदर आप टाटा मोटर्स के फंडामेंटल डाल दो, फिर भी उस स्टॉक को गिरने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि उसके अंदर लिक्विडिटी सबसे ज्यादा है। ठीक है, स्टॉक को चलने के लिए लिक्विडिटी सबसे कम होनी चाहिए। फंडामेंटल और जो क्वार्टरली रिजल्ट होते हैं वो तो हमें सिर्फ ये जांचने में हेल्प करते हैं कि भाई जहां पे हम पैसा लगा रहे हैं, जिस स्टॉक पे हम पैसा लगा रहे हैं वो एक ट्रस्टवर्दी स्टॉक है। ठीक है, मतलब वहां पे आपका पैसा डूबेगा नहीं, वहां पे गवर्नमेंट होल्डिंग भी आपको देखने को मिलती है, प्रमोटर्स भी है,
ठीक है, वहां पे FII DII की भी होल्डिंग है, फाइनेंशियल कंपनी और म्यूचुअल फंड की भी वहां पे दब के भरमार है। बस एक ट्रस्ट बन जाता है कि भाई कंपनी का